तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में यूनिट नंबर 1 सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग। और लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। आज का जो आपका लेक्चर है उसमें हम कवर करने वाले हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, बाइनरी सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, राउल्ट लॉ, रियल सॉल्यूशन, पार्शियल मिसिबल लिक्विड, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और उसकी एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लो, उसकी एप्लीकेशन और उसकी लिमिटेशन। मतलब कंप्लीट यूनिट 1 आज हो जाएगी। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, टॉपिक को आपको नाम से समझना है। टॉपिक है आपका बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब सीधा सा है, बाई का मतलब दो। तो मतलब यहाँ पर दो तरह से सॉल्यूशन बनेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर दो तरह से सॉल्यूशन बनेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द सॉल्वेंट, दिस इज द सॉल्वेंट। ये है सॉल्वेंट ए, ये है सॉल्वेंट बी। और इन सॉल्वेंट में हम अलग अलग सॉल्यूट को ऐड करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन ये बनेगा, एक सॉल्यूशन ये बनेगा। देखिए डेफिनेशन पढ़िए। व्हेन सोल्यूट इज मिक्स्ड इन टू डिफरेंट सॉल्वेंट, जब हम सोल्यूट को दो डिफरेंट सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे। सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? एक सॉल्वेंट ए है, एक सॉल्वेंट बी है, और उसमें हम ऐड करेंगे सॉल्यूट को। तो जब हम सॉल्यूट को ए में ऐड करेंगे, सॉल्यूट को बी में ऐड करेंगे, तो दो तरह से सॉल्यूशन बनेंगे, एक सॉल्यूशन ए, एक सॉल्यूशन बी। दिस इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में कॉम्बिनेशन हुआ, जैसे देखो आप यहाँ पर वाटर वाटर वाटर, मतलब ये जो आपका सॉल्वेंट फेज है ये जो है वाटर है। क्लियर है आपको? क्योंकि वाटर 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 सब में है। अब इस सॉल्वेंट फेज में आपको डालना है एक बार अल्कोहल, एक बार फिनॉल और एक बार ऑयल। तीन तरह से हम कर सकते हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ऑयल डालकर। अगर मैंने अल्कोहल डाला तो एक बात बताओ, सबने ड्रिंक करी हुई है? वैसे मैंने तो नहीं करी, पर मैंने देखा जरूर है कि अगर ये आपका कोई अल्कोहल का पैक है और अगर आप इसमें पानी डालोगे, क्या डालोगे बच्चों? पानी, तो वो घुल जाता है ना। अरे दारू में पानी डाल के पीते हो ना, मतलब पीते हुए देखा होगा आपने। आप तो नहीं पीते होंगे, अच्छे बच्चे हो, साइंस वाले हो। तो देखो यहाँ पर कंप्लीटली मिसेबल का मतलब होता है अल्कोहल प्लस वाटर, मतलब दारू में पानी आसानी से घुल जाता है। ठीक है। सेकंड इज पार्शियल मिसिबल। पार्शियल मिसिबल का मतलब क्या होता है कि फिनॉल जो है डाला है हमने। देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि ये जो वाटर है ना, वाटर वाटर वाटर, ये इसी में मिक्स करना है हमें। तो वाटर इज अ सॉल्वेंट, वाटर इज अ सॉल्वेंट। ओके। और हम डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूट यहाँ पर ऐड करके देख रहे हैं। सबसे पहले हमने ऐड करके देखा अल्कोहल, तो हमने पाया कि ये कंप्लीटली मिसिबल है, क्योंकि पानी और दारू आसानी से घुल जाती है। तो कंप्लीटली मिसिबल का मतलब है आसानी से घुल चुकी है, पूरी तरह से घुल चुकी है। सेकंड इज पार्शियली मिसिबल। अब हमने पानी में, सॉल्वेंट क्या है हमारा? H2O, पानी है, क्योंकि जल ही जीवन है। अब इस पानी में हमने फिनोल डाल के देखा, तो जब मैं इसको फिनोल डालूंगा पानी में, फिनोल क्या है यहाँ पर? सॉल्यूट है। तो जब मैं पानी में फिनोल डालूंगा तो वो पार्शियली मिसिबल रहेगा। कैसा रहेगा बच्चों? पार्शियली मिसिबल, मतलब वो पूरी तरह से नहीं घुलेगा। और तीसरा कंडीशन है कि अगर मैंने पानी में तेल डाल दिया, पानी मेरे पास क्या है? सॉल्वेंट है, और ऑयल जो है सॉल्यूट है। और अगर मैंने पानी में तेल डाल दिया तो ये तो घुलेगा ही नहीं। आप जाके देख लो, पानी लो उसमें तेल डाल के देख लो, बिल्कुल नहीं घुलते। तो इमिसिबल है। ठीक है। तो यहाँ पर तीन कंडीशन हमें पता लगी। अल्कोहल को अगर पानी के साथ डालोगे तो कंप्लीट मिसिबल, फिनॉल और वाटर का पार्शियल मिसिबल। और होता क्या है, ध्यान से सुनना, जब फिनॉल और वाटर को मैं मिक्स करता हूँ, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये तो क्लियर हो गया ना आपको, कंप्लीट मिसिबल। ये अपने काम का भी नहीं है, बस हमने आपको आइडिया दे दिया। इमिसिबल, ऑयल वाटर, इससे बेस्ट एग्जाम्पल कोई नहीं है। पार्शियल मिसिबल, अब यहाँ पे क्या होगा देखो, एक तरफ फिनॉल, एक तरफ वाटर। वाटर पहले से ही था कंटेनर में, तो वाटर को नीचे रख दिया मैंने। ठीक है। और ऊपर से मैं क्या डाल रहा था? फिनॉल डाल रहा था। ये मैंने फिनॉल डाल दिया ऊपर से।
और ये वाटर पहले से ही था, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर है सॉल्वेंट, और जो फिनोलेट कर रहे हैं वो क्या है, सॉल्यूट। तो यहाँ पर ये दोनों जो है पार्शियल मिसिबल है, मतलब ये घुलेंगे नहीं, इनके बीच में एक लेयर बन जाती है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट लेयर। क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्जुगेट लेयर। तो फिनोल और वाटर के बीच में एक लेयर बन जाती है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट लेयर, और ये लेयर जो है दोनों को सेपरेट रखती है। फिनोल ऊपर रहता है, वाटर नीचे रहता है। पर अगर मैं इसमें हीट कर दूं, नीचे से मैं आग लगा दूं, बर्नर लगा दूं, अगर मैं इसको हीट कर दूं, तो हीट करने पे क्या होता है, ये जो कंजुगेट लेयर है ये हट जाती है, और जैसे ये लेयर हट जाएगी फिनोल और वाटर जो है मिक्स हो जाएगा। तो ध्यान रखना, फिनोल और वाटर को जब आप नॉर्मली मिक्स करते हो तो वहां पर एक लेयर बन जाती है जिसका नाम है कॉन्जुगेट लेयर। और ये लेयर कब हटेगी, ये लेयर तब ही हटेगी जब आप नीचे से आग लगा दोगे, बर्नर लगा दोगे। तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे ये लेयर हटती है, कॉन्जुगेट लेयर, वो हमें बताना है। तो उस टेम्परेचर का नाम होता है CST, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो ध्यान रखना, व्हाट इज CST। अगर आपको 2 नंबर पर पूछे कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है, तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर कंजुगेट लेयर जो है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, और फिनोल और वाटर में मिक्सिंग हो जाती है। फिनोल और वाटर जो है डिसॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे में। जनरली क्या होता था, लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, जनरली क्या होता था, जब मैं वाटर में फिनोल डालता था तो यहाँ पर एक लेयर बन जाती थी कॉन्जुगेट लेयर, क्योंकि ये पार्शियली मिसिबल है, पूरी तरह से नहीं घुल सकते, तो इनके बीच में एक लेयर बन जाती थी। फिर मैंने हीट करा, हीट करने पे क्या हुआ, ये लेयर जो है हट गई, और जितने टेम्परेचर पे हटी उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। और जैसे ये लेयर हटी और फिनोल और वाटर जो है मिक्स हो गए। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है आपको। अब हम देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो देखो नाम से पता लग रहा है, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है जो परफेक्ट सॉल्यूशन हो। मतलब ये जो सॉल्यूशन है ना, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, ये परफेक्ट हो, एकदम आइडियल हो, एकदम आदर्शवादी हो कि हाँ इसके जैसा कोई नहीं, जिसको भी बनना है तो इसकी तरह बनो, तो वो होता है आइडियल सॉल्यूशन, परफेक्ट सॉल्यूशन, जो कि राउल्ट लॉ को फॉलो करे। तो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे वो कौन सा होता है, आइडियल सॉल्यूशन। और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सीधी सी बात है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल सॉल्यूशन, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम बोलेंगे रियल सॉल्यूशन। तो आपको 2 नंबर में पूछ ले कि रियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो रियल सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे उसे हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे आपको कई सारे लॉ दे रखे हैं, जैसे राउल्ट्स लॉ हो गया, हेनरी लॉ हो गया, डाल्टन लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। तो आपको यहाँ पे काम का है हेनरी लॉ, डाल्टन लॉ, राउल्ट्स लॉ। तो मैं आपको सबसे पहले डाल्टन का लॉ बताता हूँ। डाल्टन क्या कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आइडियल एंड रियल सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। मतलब राउल्ट्स लॉ तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, पर राउल्ट्स लॉ को समझने से पहले मेरे को आपको समझाना पड़ेगा डाल्टन लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डाल्टन लॉ, फिर हम देखेंगे राउल्ट्स लॉ को। यहाँ तक आपको क्लियर है कि आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, रियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब यहाँ पर राउल्ट्स लॉ समझाने के लिए सबसे पहले मेरे को आपको डाल्टन लॉ समझाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं डाल्टन लॉ एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद मैं आपको राउल्ट्स लॉ समझा दूंगा। और डाल्टन लॉ नाम से पता लग रहा, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बड़ा लॉ है, पर कुछ भी नहीं है, एक लाइन का लॉ है बस। देखो डाल्टन भैया क्या कह कर गए, डाल्टन भैया कहकर गए कि अगर ये कोई कंटेनर है, हमने कहा ठीक है साहब ये कोई कंटेनर है, तो इसके अंदर प्रेशर ए है, मतलब बी का प्रेशर है, सी का प्रेशर है, 3 आपको यहाँ पे दिखा रखा है। मैंने कहा ठीक है चलो, पार्शियल प्रेशर है ए का, पार्शियल प्रेशर है बी का, पार्शियल प्रेशर है सी का, 3 पॉइंट यहाँ पे डाल्टन भैया दिखा के गए। तो अब इन्होंने क्या बोला कि जो ए प्रेशर है, बी प्रेशर है, सी प्रेशर है, अगर इन तीनों को मैं जोड़ दूं तो टोटल प्रेशर बन जाएगा। अरे उसमें क्या मतलब वाली बात हुई, एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पे खड़े हो और आपको कोई 10 रुपए दे गया, कोई दूसरा बंदा आके 10 रुपए दे गया, कोई तीसरा बंदा आके आपको 10 रुपए दे गया, और मैंने आपसे पूछा कि आपके पास कितने रुपए हुए, तो आपने बोल दिया 30 रुपए, तो यही डाल्टन का लॉ है। मतलब उसने बोल दिया कि ए प्रेशर, बी प्रेशर, सी प्रेशर, तीनों प्रेशर को मिला लो तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा। अरे भाई दिख ही रहा है, उसमें है ही 3
और तीनों को ऐड करने पे टोटल निकलेगा ही सही। जैसे आपको 10 10 10 तीनों ने दिए तो 30 रुपए बने, तो क्या करा आपने, सिंपल ऐड कर दिया। तो यहाँ पर भी डाल्टन्स ने भाई साहब ने क्या करा, सिंपल ऐड कर दिया। क्या करा इन्होंने कि प्रेशर ए को, प्रेशर बी को, प्रेशर सी को, तीनों को ऐड कर दिया और ऐड करने पे इन्होंने बोल दिया कि ये टोटल प्रेशर है कंटेनर का। वो तो हमें भी दिख रहा है भाई, टोटल ऐड कर दो तो सारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर डाल्टन्स लॉ बस इतना सा है कि जो पार्शियल प्रेशर है ए का, बी का और सी का, इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक, तो ये था डाल्टन। अब हम समझेंगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की है। यहां पर इन्होंने बताया, वही 3 पॉइंट लिए ए बी सी, और इन्होंने बताया कि खुद का प्रेशर भी होता है। तो खुद के प्रेशर को इन्होंने बोला वेपर प्रेशर, और यहां पर मोल फ्रैक्शन भी इन्होंने बताया। तो इन्होंने बोला कि जो ए पॉइंट है उसका वेपर प्रेशर भी होता है, मोल फ्रैक्शन भी होता है। जो बी पॉइंट है उसका भी वेपर प्रेशर होता है, उसका भी मोल फ्रैक्शन होता है। जो सी पॉइंट है उसका भी वेपर प्रेशर होता है, उसका भी मोल फ्रैक्शन होता है। मतलब यहाँ पे तीनों पॉइंट को इन्होंने बता दिया कि इसमें भी वेपर प्रेशर, इसमें भी मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर इसने क्या बोला, बस पार्शियल प्रेशर, सिर्फ पार्शियल प्रेशर की बात करी डाल्टन साहब ने। और यहाँ पर जो हमारे नए साहब आए जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है मोल फ्रैक्शन भी होता है और वेपर प्रेशर भी होता है। ए का मोल फ्रैक्शन भी होगा, वेपर प्रेशर भी होगा, बी का भी मोल फ्रैक्शन होगा, वेपर प्रेशर होगा, सी का भी मोल फ्रैक्शन होगा, वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो आप देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, क्योंकि कईयों को नहीं पता होता कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं वो आप देख लीजिए। जैसे मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ये जो ए है मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या होता है, ए को सबसे पहले मैंने लिख दिया, उसका निकालना है, डिवाइड कर दिया उसको मैंने टोटल से, ए बी सी से ऐड करके, बस हो गया। जैसे मान लो मुझे ए का निकालना है तो मैंने लिख दिया ए, और डिवाइड में मेरे को क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज द मोल फ्रैक्शन, बस हो गया। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, ये मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला है। मोल फ्रैक्शन को एक्स ए से डिनोट कर दिया, हमें निकालना है ए का, तो हमने ए को ऊपर लिख दिया, डिवाइड में ए बी सी तीनों को लिख दिया जोड़कर। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया। ये बता के कौन गया था हमें, ये बता के गए थे राउल्ट्स लॉ। चलिए, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें तो मोल फ्रैक्शन हमने ऐसे निकाल लिया, और पार्शियल प्रेशर हमने देखा कैसे होता है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। तो पी ए की अगर मैं बात करूं तो पी नोट ए एक से, कहां से आया, यहां पर आया तो है कि अगर पार्शियल प्रेशर ए की बात करूं तो पी नोट ए मतलब वेपर प्रेशर उसका, और एक से मतलब उसका मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर ए की बात हुई पी नोट ए एक्स से, पार्शियल प्रेशर बी की बात हुई पी नोट बी एक्स बी, पार्शियल प्रेशर सी की बात हुई पी नोट सी एक्स सी। ठीक है, अब अगर मैं टोटल प्रेशर देखूं, जो हमारे डाल्टन भैया बोल के गए थे कि टोटल प्रेशर का मतलब होता है ए बी सी, तो वैसे ही हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, हम वैसे ही ऐड कर देते हैं, P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। तो यहाँ पर पी ए क्या हो गया, पी ए की वैल्यू हो गई यहाँ पर पी नोट ए एक्स से, ये तो हो गया उसका वेपर प्रेशर, ये हो गया उसका मोल फ्रैक्शन, तो पी नोट ए एक्स से। फिर बी की वैल्यू क्या हो गई, पी नोट बी एक्स बी, तो ये पी नोट बी एक्स बी। फिर प्लस में सी की वैल्यू क्या हो गई, पी नोट सी एक्स सी, तो ये पी नोट सी एक्स सी। तो यहाँ पर ये बोल के गए हमारे राउल्ट भैया कि टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होता है पी नोट ए एक्स ए, P naught B XB and P naught C XC. Solution which follow Raoult law is called ideal solution. और ऐसा solution जो Raoult law को follow करे उसे हम कहेंगे ideal solution. अब अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी चेंज आया, जैसे ये जो फॉर्मूला है, ये जो प्रेशर है, अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज आया, जैसे अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन, मतलब ज्यादा हो गया अच्छी बात है। अगर प्रेशर कम हो गया तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा होता है, ऐसे हमने याद किया था। तो ये जो है प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर जो है ज्यादा है क्योंकि इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है इस तरह से। ठीक है, देन सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल और रियल सॉल्यूशन। अगर ये डेविएशन आपको देखने को मिले, चाहे आपको नेगेटिव देखने को मिले चाहे आपको पॉजिटिव देखने को मिले, तो वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, फिर वो रियल सॉल्यूशन हो गए, वो आइडियल नहीं होते। आइडियल वो ही होते हैं जो इसको फॉलो करे, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी प्लस पी नोट सी एक्स सी इक्वल टू पी। बराबर होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि बराबर होगा तो आइडियल, और अगर ज्यादा कम होगा
तो हमने ये तो बोल दिया नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन, पर ज्यादा कम होने का मतलब है कि ये आइडियल रहा ही नहीं, क्योंकि ये बढ़ क्यों रहा है कम क्यों रहा है, इसको तो फिक्स रहना चाहिए। अगर आइडियल रहना है तो फिक्स रहो, नहीं रह सकते तो फिर आप नॉन आइडियल हो या फिर आप रियल सॉल्यूशन हो। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन आपको दे रखी है, डिटरमाइन वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू कंपोनेंट मिक्सचर। इसकी लिमिटेशन आपको दे रखी है, देखो ये तो आप पता लगा सकते हो जो एप्लीकेशन है। ठीक है, कमियां क्या क्या है बाइनरी सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि दिस अप्लाई ओनली टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, काफी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जो कि नॉन वोलेटाइल हो, क्योंकि अगर वोलेटाइल होगा तो वो तो वेपर में बन जाएगा। ठीक है, तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन पे ही अप्लाई कर सकते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी कमियां हैं कि हम सिर्फ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पे अप्लाई कर सकते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन पे अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे सॉल्यूशन पे अप्लाई नहीं कर सकते जो डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाए, ना तो टूटने चाहिए ना जुड़ने चाहिए, अपने अपने अलग मस्त रहना चाहिए। समझ में आ गई? तो ये इसकी कमियां हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, यहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताते हैं। तो इस पार्टीशन कोफिशिएंट की मदद से मैं पता कर सकता हूं कि ड्रग का नेचर क्या है। जो भी हमारी ड्रग है, क्या वो हाइड्रोफिलिक नेचर की है या फिर वो लिपोफिलिक नेचर की है, तो इसका नेचर मैं पता कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इट इज यूज टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मतलब अननोन ड्रग का नेचर मैं बता सकता हूँ दैट ड्रग इज लायोफिलिक और हाइड्रोफिलिक। क्या वो ड्रग लायोफिलिक है, क्या वो ड्रग हाइड्रोफिलिक है, ये मैं बता सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट। नाउ वो कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, फिनोल लिया, इधर वाटर लिया, क्योंकि वाटर तो पहले से ही ले रखा है। ठीक है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो वाटर यहाँ पे मैंने ले लिया, ये वाटर है, और यहाँ पे मैंने ले लिया फिनोल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिनोल और वाटर में नहीं जमती और इनके बीच में एक लेयर बन जाती है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट लेयर। ठीक है, कॉन्जुगेट लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रग से डालेंगे ड्रग। देखिए यहां से हम डाल रहे हैं ड्रग, तो होगा क्या, ड्रग जो फिनोलिक नेचर की होगी, फिनोलिक नेचर मतलब लायोफिलिक नेचर, वो यहाँ डिसॉल्व हो जाएगी, जो हाइड्रोफिलिक की होगी वो नीचे डिसॉल्व हो जाएगी। तो हमें पता लग जाएगा कि ड्रग का नेचर कौन सा ज्यादा है, क्या वो लायोफिलिक नेचर की ज्यादा है या वो हाइड्रोफिलिक नेचर की ज्यादा है। क्योंकि हमने क्या करा, वाटर भी ले लिया, फिनोल भी ले लिया। वाटर कैसा होता है, वाटर हाइड्रोफिलिक, नाम से पता लग रहा, और फिनोल जो है लायोफिलिक। अब मैंने ड्रग डाली, ठीक है, मैंने क्या करा, ड्रग डाली। अगर मैं ड्रग डालूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि वो ड्रग किस नेचर की ज्यादा है। अगर वो ड्रग मुझे फिनोल में ज्यादा देखने को मिली, मतलब वो लायोफिलिक नेचर की है। अगर वो ड्रग मुझे पानी में ज्यादा देखने को मिली, मतलब वो हाइड्रोफिलिक नेचर की है। तो यहाँ पर मैं ड्रग डाल के पता कर लूंगा कि वो किस नेचर की है, क्या वो लायोफिलिक नेचर की है, क्या वो हाइड्रोफिलिक नेचर की है। तो काफी सिंपल मेथड है। और ये कैसे पता कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे बीच में तो कॉन्जुगेट लेयर बन गई। ठीक है, तो इससे हमें सेपरेशन में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इसको सेपरेट कैसे करें। सर हमें कैसे पता लगेगा कि किस में ज्यादा डिसॉल्व हुई है, आपने तो बता दिया कि इस तरह से आप कर लो, पर हमें दिखेगा थोड़ी ना कि हाँ ड्रग डिसॉल्व हो गई, किस में ज्यादा हो रही है। तो हमें पता करना पड़ेगा, और पता करने के लिए आ जाओ नीचे। पता करने के लिए यहाँ पर हमने सेपरेशन लगा रखा है आपके लिए। उससे पहले एक चीज और सुन लो, देखो सीधी सी बात है, अगर पार्टीशन कोफिशिएंट एक से ज्यादा आता है तो हमारी ड्रग जो है लायोफिलिक नेचर की होती है, और अगर पार्टीशन कोफिशिएंट एक से कम आता है तो हमारी ड्रग जो है हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है। तो पार्टीशन कोफिशिएंट एक से कम तो ड्रग हाइड्रोफिलिक, पार्टीशन कोफिशिएंट एक से ज्यादा तो ड्रग इज लिपोफिलिक। ओके, अब हमें कैसे पता लगेगा कि जो ड्रग हमने डाली है वो कहाँ पे ज्यादा डिसॉल्व हुई है, क्या वो लायोफिलिक में हुई है या फिर वो हाइड्रोफिलिक में हुई है। हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि हम देख के तो पता लगा नहीं सकते। चलो सर आपने, ठीक है हमने मान लिया, आपने कह दिया कि अगर एक से ज्यादा हुई तो वो लायोफिलिक नेचर की होगी, और अगर पार्टीशन कोफिशिएंट एक से कम होगा तो वो हाइड्रोफिलिक नेचर की ड्रग होगी। पर हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि डिसॉल्व होने के टाइम हम उसको देख तो सकते नहीं कि वो कहाँ पे ज्यादा डिसॉल्व हो रही है। तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि ड्रग कहाँ पे ज्यादा डिसॉल्व हुई है।
तो उसके लिए हमें सेपरेशन टेक्निक करनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फर्स्टली पुट इनटू सेपरेटिंग फनल देन ऐड अननोन ड्रग और मिक्स अप टू 15 मिनट। सबसे पहले हमने एक सेपरेटिंग फनल लिया है क्योंकि हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। लायोफिलिक पार्ट को अलग निकालना है, हाइड्रोफिलिक पार्ट को अलग निकालना है और उसमें जितनी जितनी ड्रग आएगी वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले तो लायोफिलिक को अलग करो, हाइड्रोफिलिक को अलग करो और अलग करने के लिए सेपरेटिंग फनल चाहिए। तो सेपरेटिंग फनल लिया है हम और उसको हमने ड्रग मिक्स करने के बाद 15 मिनट तक रख दिया। सेपरेटिंग फनल में हमने क्या करा, ड्रग डाल दी और ड्रग डालने के बाद 15 मिनट तक रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 15 से 30 मिनट तक मैंने रखा। उसके बाद क्या होगा, मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, यहाँ से ये टैपर हटाऊंगा और नीचे का जो वाटर फेज है आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे वाटर फेज ही था, ये वाटर फेज है। ठीक है, तो यहाँ से वाटर फेज निकाल लूंगा। फिर ये जो कंजुगेट लेयर है ये यहाँ तक आने लग जाएगी। ये जो कंजुगेट लेयर मैंने ब्लैक कलर से आपको दिखा रखी है, ये वाली, ये जो है लेयर यहाँ तक आ जाएगी। और जब ये लेयर यहाँ तक आ गई मतलब अब जो ऊपर का सोल्यूशन है वो फिनोलिक ही बचा है, क्योंकि नीचे का जो हाइड्रोफिलिक था वो सारा खाली हो गया, नीचे निकल गया। अब जो बचेगा वो सिर्फ फिनोलिक ही बचेगा। तो इस तरह से मुझे पता लग जाएगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक कंटेनर लिया, कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसमें यहाँ से मैंने इसको हटाया और जो भी मेरा वाटर का था वो सारा नीचे आ गया। उसके बाद ये जो लेयर है मुझे दिख गई कि हाँ बस अब रुक जाना चाहिए। फिर मैंने इस कॉनिकल फ्लास्क को हटाया और दूसरी कॉनिकल फ्लास्क लगाई। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, दूसरी कॉनिकल फ्लास्क लगाई। एक बार और सुन लो, यहाँ पर ऑयल है मतलब ये लायोफिलिक है, यहाँ पर वाटर है मतलब ये हाइड्रोफिलिक है। मैंने ड्रग डाला, ड्रग डाल के मैंने 15 से 20 मिनट रख दिया, 30 मिनट रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, ड्रग जिस नेचर का था वो उस नेचर में चला गया। अगर ड्रग लिपोफिलिक ज्यादा था तो वो ऑयल में ज्यादा मिलेगा, अगर ड्रग हाइड्रोफिलिक ज्यादा था वो वाटर में ज्यादा मिलेगा। ड्रग को जहां जाना था वो चला गया 30 मिनट में। अब उसके बाद हमने क्या करा, कॉनिकल फ्लास्क लिया और ये जो नीचे का हाइड्रोफिलिक पार्ट था ये निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद बच गया क्या, ऑयल वाला पार्ट। तो हमने इस कॉनिकल फ्लास्क को हटाया, फिर हम दूसरा कॉनिकल फ्लास्क लाए खाली वाला, उसमें हमने ऑयल वाला पार्ट निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे पास दो कॉनिकल फ्लास्क हो गए, एक में तो हमने ये वाटर निकाला है और दूसरे में हमने ऑयल निकाला है। तो हमारे पास हो गए दो कॉनिकल फ्लास्क, एक वाटर वाला एक ऑयल वाला। अब हमें क्या करना है, इसकी हमें करानी है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या करवाएंगे बच्चों, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। 5-5 ml दोनों में से लेंगे। 5 ml वाटर वाला सैंपल ले लिया, 5 ml लायोफिलिक वाला सैंपल ले लिया, लिपिड वाला मतलब ये ऑयल वाला। तो जैसे ही हमने ऑयल वाला सैंपल लिया, वाटर वाला सैंपल लिया, 5-5 ml, कितना ml लेना है, 5-5 ml। हमने पहले तो सेपरेट कर लिया कॉनिकल फ्लास्क में, पानी वाला अलग ऑयल वाला अलग। फिर ऑयल वाले में से 5 ml निकाला और वाटर वाले में से 5 ml निकाला, दोनों में से 5-5 ml निकाल के उसका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करा दिया। और जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कराया हमें वैल्यू पता लग जाएगी। अगर एक से ज्यादा वैल्यू आएगी तो मैंने आपको पहले ही बोला लायोफिलिक, और अगर एक से कम आएगी तो हाइड्रोफिलिक। तो इस तरह से आप सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हो। इस तरह से आप बड़ी आसानी से पार्टीशन कोफिशिएंट को समझा सकते हो। तो ये था आज का आपका टॉपिक, पार्टीशन कोफिशिएंट। उससे पहले हमने देखा मोल फ्रैक्शन वगैरह, पार्शियल प्रेशर वगैरह, डेल्टन, राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पार्शियली मिसिबल, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 1 जो है सॉल्युबिलिटी वाली वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2, स्टेट ऑफ मैटर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर।